नवरात्रि शुरू हो चुके थे। गांव की सभी औरतें पार्लर में जाकर अपने आप को सजाने संवारने लगी। यार रानू, तुम्हारे ब्यूटी पार्लर जैसा काम आसपास के किसी भी पार्लर में नहीं होता। आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है माया जी। लेकिन रानू, तेरे पार्लर के ठीक सामने किसी ने पार्लर खोल लिया है, तो उससे मुझे क्या? आप लोग भी बहुत दिनों से देख रहे हैं ना उस पार्लर को, लेकिन एक बार भी क्या उस पार्लर में गई आप लोग? उस गंदी सी पार्लर वाली के यहाँ कोई नहीं जाएगा। वो खुद तो दिखने में इतनी बदसूरत है, हम लोगों को क्या खूबसूरत बनाएगी? तुम लोग तो इसका ऐसे मजाक उड़ा रही हो जैसे वो तुम्हारी दुश्मन हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि सामने वाली तुम्हारे गांव की ही रहने वाली है, और अपने ही गांव का कोई आगे बढ़ जाए तो आप जैसे लोगों को जलन तो होना लाजमी है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे आप लोग तो बुरा मान गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी और ये कंफर्म करना चाहती थी कि ये सामने वाली लड़की तुम लोगों के गांव की ही है ना? हाँ, है तो हमारे गांव की। उसका नाम शीतल है। शीतल ने अपने ब्यूटी पार्लर में दुर्गे माता की तस्वीर लगा रखी थी। वो ग्राहकों का इंतजार करती रही, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। हे दुर्गे माता, मेरे पति बीमार हैं। अगर मेरा ब्यूटी पार्लर नहीं चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शीतल ने ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया और अपने घर आ गई। क्या हुआ बहू, आज फिर कोई ग्राहक नहीं आया क्या? नहीं सासू माँ, लेकिन मुझे दुर्गे माता पर पूरा भरोसा है। इस नवरात्र मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शीतल ने हाथ मुंह धोया और खाना बनाने लगी। राशन भी खत्म होने वाला है। ये तो अच्छा है कि मैं और सासू माँ व्रत हैं। शीतल ने खिचड़ी बना दी। मेरी वजह से तुम्हें सब झेलना पड़ रहा है। दुर्गे माँ सब ठीक कर देंगी, आप परेशान मत हो। अपने पति को खाना खिलाने के बाद दोनों लोग बिस्तर पर लेट गए। मोहन तो सो गया, लेकिन शीतल मन ही मन सोचने लगी कि आखिर उसका ब्यूटी पार्लर कैसे चले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मैं लोगों को 50% का डिस्काउंट दे देती हूँ। नवरात्र ऑफर देखकर लोग मेरे पार्लर में जरूर आएंगे। सुबह जल्दी उठकर शीतल ने दुर्गा माता की आरती की और अपने पति को नाश्ता करा के अपने ब्यूटी पार्लर चली गई। उसने एक सफेद पेपर पर लिख दिया, नवरात्रि ऑफर में किसी भी तरह के मेकअप पर पाएं 50% डिस्काउंट। वो पर्चा उसने दुकान के बाहर चिपका दिया और अंदर चली गई। अंदर जाकर भी उसने दुर्गे माता की पूजा की और ग्राहकों का इंतजार करने लगी। हे दुर्गे माँ, अब तो मैं ग्राहकों का आधे पैसे में मेकअप करने जा रही हूँ। कम से कम अब तो ग्राहकों को भेज देना। तभी सामने वाली ब्यूटी पार्लर वाली लड़की रानू ने उसका 50% डिस्काउंट वाला बैनर देखा। ओ, मुझे सामने वाली पर कभी कभी बहुत तरस आता है। अब मैं अपने ग्राहक तो इसके पार्लर भेज नहीं सकती। रानू भी अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ औरतें आईं। उन्होंने नवरात्रि स्पेशल ऑफर वाला बोर्ड देख लिया। यार मोनी, ये शीतल तो आधे पैसे में ही मेकअप करी। चलो आज हम लोग इसी के पार्लर में चलकर देखते हैं। तूने सही काम आया। मेरा वैसे इस गरीब भिखारिन के पार्लर में जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जब कम पैसे में मेकअप कर रही है तो एक बार देख लेते। कम से कम हमारे पैसे ही बच जाएंगे। माया और मोनी शीतल के ब्यूटी पार्लर के अंदर घुस गई। ओह, अरे शीतल, तूने नवरात्रि को ऑफर निकालकर बिल्कुल सही किया। आज पहली बार हम तेरे पार्लर में आए हैं। अच्छे से हमारा मेकअप कर दो, ताकि इस नवरात्र हम जिस भी मंदिर जाएं सारे लोगों की निगाहें दुर्गे माता को छोड़कर हमारी तरफ टिकी रहे। शीतल की खुशी का ठिकाना न रहा। अरे आइए आइए, मैं आप दोनों का बहुत अच्छा मेकअप कर दूंगी। शीतल सबसे पहले माया का मेकअप करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मेकअप शुरू किया वैसे ही लाइट चली गई। शीतल, तेरे पार्लर में एसी नहीं है क्या? इन्वर्टर भी नहीं लगा रखा तूने? बहुत गर्मी लग रही है। चल मोनी, यहाँ से चलते हैं। हाँ माया, मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत गर्मी लग रही है। बिना एसी के हम लोग मेकअप नहीं करा सकते, अगर हमारे स्टैंडर्ड का सवाल है। अरे आप लोग रुक जाइए, बस अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। वैसे भी अब तो हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। चुप कर शीतल, इसी वजह से तेरे पार्लर पर कोई नहीं आता। हमने पैसों के लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। माया और मोनी उस पार्लर से निकलकर सीधा सामने वाले पार्लर के अंदर घुस गई। रानू ये देखकर हैरान हो गई। आप लोग आधा अधूरा मेकअप करा के मेरे पार्लर में क्यों चली आई? अब क्या बताएं आपको रानू जी, हम तो पैसों के लालच में उसके पार्लर चले गए, लेकिन तभी लाइट चली गई, पंखा भी बंद हो गया। उसने इन्वर्टर भी नहीं लगा रखा है, एसी तो दूर की बात रही। शीतल अपने पार्लर में बैठकर रोने लगी। हे दुर्गे माँ, आखिर ये कैसी परीक्षा है? आधे दाम में मेकअप करने के लिए भी लोग नहीं आ रहे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नवरात्रि का आखिरी दिन आ गया। शीतल, आज तो कन्या भोज है, जल्दी से कन्याओं को बुला कर ले आ। जी माँ जी, मैं बाहर जाकर थोड़ा राशन ले आती हूँ, क्योंकि खीर पूरी बनाने के लिए सामान नहीं बचा हमारे यहाँ। ठीक है बहू, तब तक मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। शीतल घर के बाहर चली आई। मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है,
दुकान वाले के पास पहले से ही बहुत सारा उधार है, लेकिन कन्या भोज कराने के लिए थोड़ा बहुत सामान तो लाना ही पड़ेगा। शीतल तुरंत भागकर दुकानदार के पास गई। दुकानदार ने पहले ही बोल दिया, शीतल, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज के दिन उधार कुछ नहीं मिलने वाला। आज त्योहार का दिन है, अगर आज उधार करूंगा तो पूरा साल उधार ही होता रहेगा। शीतल अपनी आंखों में आंसू लिए बिना कुछ बोले वहाँ से सीधा अपने पार्लर चली गई। अपने पार्लर में बैठकर वो रोने लगी। हे माता रानी, अब मैं खाली हाथ लेकर आखिर अपने घर कैसे जाती। सासू माँ और मोहन कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे होंगे कि मैं राशन लेकर आऊंगी और कन्या भोज करूंगी। माफ कर देना सासू माँ, इस बार कोई कन्या भोज नहीं हो पाएगा और ना ही हम अपना उपवास तोड़ पाएंगे, क्योंकि जब कुछ खाने के लिए नहीं है तो उपवास तोड़ेंगे कैसे। यही सब सोचते सोचते शीतल रोती रही। रोते रोते अचानक वो बेहोश हो गई। तभी उसके पार्लर के बाहर माया और मोनी ने फिर से एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, आज के दिन मेकअप फ्री है, श्रीदेवी की तरह मेकअप कराएं, उसके बाद कन्या भोज कराएं। यार, हम लोग तो पूजा का सामान लेने निकले हुए थे, लेकिन फ्री का मेकअप देखकर मेरा मन हो रहा है मेकअप कराने का। अरे थोड़ी बहुत गर्मी तो लगेगी, झेल लेंगे, पैसा तो नहीं लगेगा कम से कम। हाँ सही कह रही है तू, चल जल्दी से अंदर चलते हैं। माया और मोनी जैसे ही शीतल के पार्लर के अंदर गई, वैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ का पूरा माहौल ही बदल चुका था। उस पार्लर में 2 एसी लगे थे, कमाल की लाइटिंग थी, ऐसा लग रहा था वो पार्लर किसी करोड़पति इंसान का हो। क्या बात है, इसका पार्लर तो पूरी तरीके से बदल गया। इसका पार्लर तो सामने वाली रानू से भी कई गुना बेहतर है। देख, ठंडी के मौसम में गर्म करने वाली मशीन भी लगी है और 2 एसी भी। अरे शीतल, जल्दी से हमारा मेकअप शुरू कर दे। फ्री वाली स्कीम रखकर तूने बहुत अच्छा किया। पिछली बार गर्मी की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मुझे माफ कर देना। शीतल ने जैसे ही पलट कर देखा, माया और मोनी डर गई, क्योंकि उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई थी। बाल खुले खुले साक्षात दुर्गा माता का अवतार लग रही थी शीतल। शीतल ने बिना कुछ बोले उन दोनों का हाथ पकड़ा और चेयर पर बिठा दिया। शीतल ने उन दोनों की खोपड़ी पर एक एक हाथ मारा, वैसे ही उन दोनों का मेकअप हो गया। दोनों हद से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। ये सब क्या है शीतल, तूने तो चमत्कार कर दिया। सिर्फ हमारे सर पर हाथ रखा और हमारा पूरा मेकअप हो गया, वो भी इतना अच्छा। ठीक है, हम चलते हैं। तुम दोनों लोग 10,000 रुपए देकर जाओ। लेकिन बाहर तो तूने लिखा है कि आज का मेकअप पूरी तरीके से फ्री है। कहाँ लिखा है, दिखाओ चलकर मुझे। वो लोग जैसे ही बाहर गए तो वहाँ से वो बोर्ड गायब था। उसकी जगह दूसरा बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि आज से हमारे यहाँ स्पेशल मेकअप चालू है, जिसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए है। अब मजबूरी में उन दोनों को पैसे देने पड़े, क्योंकि शीतल बहुत क्रोध में लग रही थी। उसके पार्लर का हुलिया देखकर उसके पार्लर पर लोगों की लाइन लग गई। उसने उस दिन 1 लाख रुपए कमा लिए कुछ ही घंटों में और अपने घर सामान लेकर वापस आ गई। उसका रूप देखकर उसकी सास हैरान थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। बहू, तू तो अभी अभी सामान लेने गई थी, 5 मिनट में ही वापस आ गई। शीतल कुछ बोल ही नहीं रही थी। इतने में वहां पर 9 कन्याएं आ गईं। मोहन भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। ये सब देखकर उसकी सास हैरान हो गई। शीतल ने कन्या भोज कराया। सब कुछ खत्म होने के बाद शीतल बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब उसे कुछ भी याद नहीं था। माँ, मैं कहाँ हूँ? मैं तो पार्लर में थी, यहाँ कैसे पहुंच गई? खैर, वो रहस्य तो रहस्य ही बना रहा कि उस दिन शीतल की ब्यूटी पार्लर वाली स्वयं दुर्गा माँ थी। दुर्गा माँ ही शीतल के अंदर आई थी और उन्होंने ही सब किया। जब शीतल पार्लर गई तब वहाँ पहले से ही लाइन लगी थी। पार्लर का हुलिया और ग्राहकों की भीड़ देखकर शीतल समझ गई कि ये सब दुर्गा माँ का ही चमत्कार है। अगर मेरी भी आपकी तरह कोई बड़ी दुकान होती तो आराम कर लेता, लेकिन पटरी पर साड़ी बेचकर कहाँ उतनी कमाई हो पाती है। एक दिन भी छुट्टी कर ली तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। तभी मोहन के पास कुछ औरतें आती हैं। मोहन भैया, कुछ नई और रंग बिरंगी साड़ियाँ दिखाना। भैया, मुझे भी कुछ बनारसी साड़ी दिखाना। हाँ हाँ, ये लो बहन, ये सब नई साड़ियाँ आई हैं और ये आपकी बनारसी साड़ी। रंग तो देखो कितना प्यारा है। हाँ, ये तो बड़ी सुंदर है। कितने की है ये वाली? हाँ, सिर्फ 200 रुपए। अरे वाह, इतनी सस्ती। फिर तो मेरे लिए 3 पैक कर दो और मेरे लिए 2। अरे ये क्या, सब औरतें उसी के पास साड़ियाँ लेने जा रही हैं। तभी एक औरत ब्रिजपाल की दुकान पर आती है। ये देखो भाई साहब, पिछले हफ्ते आपसे ये साड़ी लेकर गई थी। देखो तो 1 हफ्ते में इसका रंग उतर गया। अब कितनी पुरानी लग रही है।
ये पकड़ो अपनी साड़ी और मुझे मेरे पैसे वापस लौटाओ। अब क्या पैसा लौटाओ है? अब क्या 300 की साड़ी सारी उम्र भर चलेगी क्या है? अरे तुमसे अच्छी साड़ी तो ये पटरी पर बैठे मोहन भाई की होती है, तुमसे सस्ती होती है, फिर भी ना तो उसका रंग निकलता है और चलती भी तुम्हारी साड़ियों से ज्यादा ही है। बहन तुम भी अब से मोहन भाई से ही साड़ी लिया करो। ठीक कहती हो बहन, अब मैं इस दुकान से कभी साड़ी नहीं लूंगी। मेरी मति मारी गई थी जो इनके पास आ गई। वो औरत भी मोहन की दुकान से ही साड़ी लेती है। ये देखकर बृजपाल सोचता है, सभी औरतें इस मोहन की दुकान से साड़ी ले रही हैं। इस बारे में सेठ जी को खबर करनी होगी। शाम तक मोहन की सभी साड़ियां बिक जाती हैं और वो खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी के हाथ में कुछ पैसे रखकर कहता है, सीमा, आज माँ दुर्गा की कृपा से बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। उनके मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। जय माँ दुर्गा, बस ऐसे ही बरकत बनाए रखना। उधर बृजपाल सेठ जी को जाकर इस बारे में बताता है। सेठ जी, सब लोग उस मोहन की दुकान से ही साड़ियाँ लेते हैं। कहते हैं हमारा माल बेकार होता है। अरे अब सस्ता माल नहीं बेचूंगा तो मुनाफा कैसे कमाऊंगा है? और तुम सबकी तनख्वाह भी तो निकालनी है। अच्छा मेरे पास एक उपाय है, जरा इधर कान तो ला। सेठ अपने नौकर के कान में कुछ कहता है। वाह सेठ जी, क्या कमाल का दिमाग लगाया है। उधर मोहन शहर से नया धागा और रंग लेकर लौटता है और उन्हें आंगन में ही रख देता है और सीमा से कहता है, सीमा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। धूप में मैंने धागा और रंग रखा है, खाना खाकर धागे में रंग मिलाऊंगा। तुम जल्दी से पहले खाना लगा दो। आप हाथ मुंह धो लो, मैं परोसती हूँ। सेठ जी अपने नौकर को कहकर चुपके से मोहन के धागे और रंग को अपने धागे और रंग से बदल देते हैं। इस बात से अनजान मोहन उन धागों से ही साड़ियां बनाता है और बाजार में बेचने बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज एक औरत मोहन के पास आकर कहती है, मोहन भाई, आजकल आपकी साड़ियों की क्वालिटी ना बहुत खराब हो रही है। देखो तो, एक ही धुलाई में रंग फीका पड़ गया। अब मैं कभी आपके यहाँ से साड़ी नहीं लूंगी। अरे बहन जी, यहाँ आइए, हमारी दुकान में दाम भी कम है और क्वालिटी भी इससे काफी अच्छी है। हाँ, सभी ग्राहक सेठ जी की दुकान से साड़ियाँ खरीदने लगते हैं और मोहन बेचारा सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता, फिर बिना बोनी हुए ही वापस लौट आता है। क्या बात है जी, सारी साड़ियाँ वैसी की वैसी हैं, बिक्री नहीं हुई क्या? सीमा, सभी कहते हैं कि मेरी साड़ियों का रंग जल्दी निकल जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आज से पहले तो ऐसी शिकायत कभी नहीं आई। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी इन साड़ियों में लगा दी और मेरे पास तो अब कोई जमा पूंजी भी नहीं बची। इस मुसीबत से अब हमें देवी माँ ही बचा सकती हैं। दोनों दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। हे देवी माँ, मैंने हमेशा सच्चे मन से आपकी भक्ति की है। आज आपके इस भक्त पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ, मेरी रक्षा करो माँ। अपने भक्त की मदद करो देवी। उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। दुर्गा माँ एक बुढ़िया का भेष धारण कर मोहन के घर आई। घर में सिर्फ 2 ही रोटी का आटा बचा था। एक रोटी सीमा ने मोहन की थाली में रखी और एक अपनी में। वो खाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अंदर आ जाओ माँ जी। ये क्या, आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। मैं आपको नई साड़ी लाकर देती हूँ। ये लीजिए, आप ये साड़ी पहन लीजिए, फिर भोजन ग्रहण करिए। वो बुढ़िया नई साड़ी पहन लेती है। साथ ही वो दोनों अपने हिस्से की रोटी भी उस बुढ़िया को दे देते हैं। बारिश थमते ही वो बुढ़िया वहाँ से जाने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। उस रात माँ दुर्गा मोहन के सपने में आती हैं। मोहन, तुम्हारे घर के जो पीछे तालाब है, उसके पानी में अपनी साड़ियों को भिगो लो। उनका रंग पक्का हो जाएगा और साड़ी का कपड़ा कभी नहीं फटेगा। साथ ही जो भी उस साड़ी को पहनेगा, उसकी सारी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। अगली सुबह मोहन नींद से जागता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अगर ऐसी बात है तो पहले मैं उस साड़ी को पहन कर देखूंगी। मेरी कमर में जो दर्द रहता है, अगर वो ठीक हो गया तो समझो वो बात सच है। मैं अभी उस पानी में अपनी साड़ियों को डुबोता हूँ। तालाब के पानी में साड़ी डुबोने के बाद सीमा उसे सुखाकर जैसे ही पहनती है तो कई सालों से उसकी कमर में रह रहा दर्द खत्म हो जाता है। अरे वाह, मेरा सारा दर्द चला गया। जय देवी माँ, तुम्हारी सदा ही जय हो। ये सुनकर मोहन खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी सभी साड़ियों को तालाब के पानी में डुबोता है और उन्हें सुखाकर
बाजार में बेचने बैठ जाता है। जादुई साड़ी ले लो, जादुई साड़ी, एक बार पहनकर देखो, शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। जादुई साड़ी ले लो। नहीं भैया, आपसे साड़ी लेकर मैं पहले ही परेशान हो चुकी हूँ और अब तो आप झूठ बोलकर साड़ी बेचने लगे हो। बहन जी, इस बार आप लेकर जाओ, पहले आजमा कर देख लो, काम नहीं करे तो पैसे वापस ले लेना। अच्छा ठीक है, मेरी सास के घुटनों में कई महीनों से दर्द है, वो चल फिर भी नहीं पाती। अगर इसे पहनकर भी उनका दर्द ठीक नहीं हुआ तो पैसे वापस ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी। घर आकर वो औरत अपनी सास को वो साड़ी पहनाती है। उसकी सास तुरंत ठीक हो जाती है और यहाँ वहाँ बिना किसी सहारे के चलने लगती है। इसके बाद ये बात सारे गांव में फैल जाती है और सब गांव वाले, यहाँ तक कि दूर दूर के गांव से भी लोग उसके यहाँ की साड़ी लेने आते हैं। सेठ जी, सचमुच में कुछ तो जादू किया है उसने साड़ियों में। अरे पहले तुम उससे एक साड़ी लेकर आओ, पहले हमें वो आजमानी होगी, तभी पता चलेगा। ब्रिजपाल उससे साड़ी खरीदने जाता है। आखिर तुम्हें भी मेरी साड़ी की जरूरत पड़ गई। ये लो साड़ी और निकालो 1000 रुपए। इतनी महंगी? और नहीं तो क्या, ऐसी जादुई साड़ी 3000 में भी मिले वो भी कम है। जो काम डॉक्टर नहीं कर पा रहे वो ये साड़ी कर देती है। ब्रिजपाल वो साड़ी सेठ जी को लाकर दे देता है। सेठ जी वो साड़ी अपनी पत्नी, जो कि कई सालों से कोमा में थी, उसे पहनाते हैं। वो झट से उठ बैठती है और सबसे बात करने लगती है। सेठ जी मोहन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और वो उसे तालाब का पानी इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं। फिर एक रात उनके सोने के बाद सेठ जी और ब्रिजपाल भी तालाब से पानी निकालते हैं और अपने गोदाम में ले जाते हैं और सभी साड़ियों पर पानी छिड़क देते हैं। लेकिन पानी छिड़कते ही उनके गोदाम में आग लग जाती है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे कोई आग बुझाओ। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मेरा सब कुछ जल गया रे। इस तरह सेठ जी को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है और इधर मोहन दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है और खूब पैसा